हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 30 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर हम लोग ये प्लेसेस इन न्यूज़ को सबसे लास्ट में कवर करते हैं ना दोस्तों। तो हमारा सेकंड करंट अफेयर आ जाता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये क्यों अभी न्यूज़ में है ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एज ए नोटिफाई हुआ है सेकंड नेशनल पार्क ऑफ उड़ीसा। पहला कौन सा है? भितरकनिका। और इंडिया का 107 नंबर हुआ, मतलब 107 टोटल नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हो गए, जिसमें 107 कौन सा बना है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसको मतलब अगर आप देखेंगे सिमलीपाल ऑलरेडी एक एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। किस जगह लोकेटेड है? ये छोटा नागपुर प्लेटू रीजन के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में है, ठीक है। अब हम लोग को मेन क्या, ये मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है, पर इसमें मेन हम लोग जानेंगे कि नेशनल पार्क होता क्या है। नेशनल पार्क दोस्तों एक लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जिसमें मतलब कुछ जो उस फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जो ट्रेडिशनल ड्वेलर हैं या फिर मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको छोड़ के उनको भी कुछ मतलब लिमिटेड राइट दिया जाता है, मतलब विदाउट ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन किसी इकोसिस्टम को या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने को के लिए जो मतलब एरिया निर्धारित किया था, उस एरिया को अल्टर करके जो किया था उसको नेशनल पार्क कहते हैं। अब होता किसके थ्रू है? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू, सेक्शन 35 एंड सेक्शन 38 के थ्रू होता है, ठीक है। की पॉइंट मैंने आपको बताया, पर तब एक बार जान लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे वहाँ पे सॉरी दोस्तों, कुछ लोगों को छोड़ के जैसे शेड्यूल ट्राइब्स हो गए या फिर वहाँ के कुछ लोकल मतलब ट्रेडिशनल ड्वेलर्स जो है फॉरेस्ट को, उसको नोटिफाइड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। अब बाउंड्री जो अल्टर की जाती है, जो उसके लिए बाउंड्री निर्धारित की जाती है, वो किसके अप्रूवल से होता है? वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल से होता है, इसके बिना नहीं कर सकते, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या कहता है कि कुछ राइट्स जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, किसके? शेड्यूल ट्राइब्स हो या ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, इनके राइट्स को दोस्तों नेशनल पार्क में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर आ जाता है आपका इंडियाज़ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ये अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जैसे कि अभी क्या स्थिति बन रही है, क्या पता इंडिया और पाकिस्तान का वार हो सकता है पहलगाम इंसिडेंट के बाद। तो अभी न्यूज़पेपर में ये कंपैरिजन चल रहा है कि इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, अपनी मिलिट्री पे कितना खर्च करता है, वो 9 टाइम्स है पाकिस्तान के। अब देखिए ये रिपोर्ट जो है सिपरी देता है, ठीक है। उसने बताया है कि इंडिया जो 5th लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन मिलिट्री है, मतलब किसके बाद? यूएसए, चाइना, रसिया एंड जर्मनी। तो ये रिपोर्ट सिपरी देता है। सिपरी का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना जो हुआ था 1966 में हुआ था, और ये मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो फिर मतलब गोला बारूद, आर्म्स कंट्रोल हो गया, डिसआर्ममेंट हो गया, इन सब चीज़ों में फोकस करता है ना। उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ करंट अफेयर। फोर्थ करंट अफेयर में क्या कह रहे हैं? फोर्थ करंट अफेयर में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है, जिसमें उसने मतलब गवर्नमेंट को कहा है कि मतलब जो भी मतलब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मतलब सीन है या फिर मतलब कंटेंट है ओटीटी पे, उसके लिए कुछ कानून बनाए थोड़ा रिस्ट, मतलब क्योंकि इससे क्या है कि जो बच्चे हैं मतलब वो बहुत जल्दी मतलब उनके हाथों में आ जाता है ये सब चीज़ें, वल्गर कंटेंट हो गया ओटीटी के माध्यम से, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें 7+, 13+ ये सब चीज़ रिस्ट्रिक्शन होती है, पर अगर मान लो पेरेंट्स का मोबाइल हाथ में आ गया बच्चों की, तब क्या होगा, है ना। इसीलिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दिया है कि आप प्लीज़ कोई रेगुलेशन बनाइए इन सब कंटेंट के लिए जो ओटीटी पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जान लीजिए दोस्तों, ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये ओटीटी का फुल फॉर्म, ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें मतलब वीडियो कंटेंट दिखाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के, मतलब डायरेक्टली आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो आप इस कंटेंट को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया नेटफ्लिक्स हो गया, अल्ट बालाजी हो गया ना, इनके कुछ कंटेंट क्या है कि मतलब काफ़ी वल्गर और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होते हैं, जो आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी, मान लीजिए कोई लड़का मतलब किसी चीज़ के लिए अगर तैयारी करा या कुछ भी करा तो ये सब चीज़ें उसको डाइवर्ट करती रहती हैं। अब देखिए मतलब अगर आप देखेंगे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी करंटली जैसे मतलब हमारी जो मूवी होती है या फिर मतलब टीवी में जो सीरियल आते हैं, तो उन सब के लिए टीवी सेंसरशिप एक फ्रेमवर्क आता है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल चलता है। तो ये इनके लिए नहीं है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। ये कौन से, जैसे केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट हो गया या आप देख लीजिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट हो गया, ये इनके लिए नहीं है ओटीटी के लिए। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून है, वो है आईटी रूल्स 2021, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ठीक है। यही एकमात्र कानून है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करता है। इसमें 3 टायर ग्रीवेंस जुडिशियल सिस्टम है। उसके बाद कंटेंट क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको, यू हो गया, 7+ हो गया, 13+ हो गया, 16+ हो गया, एडल्ट हो गया, है ना। अब इसमें दिक्कत क्या है? ये सेल्फ रेगुलेशन बाय ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना। इसीलिए मतलब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कुछ कड़े निर्देश लाइए ताकि मतलब कंटेंट्स को थोड़ा ये लोग कंट्रोल करें, है ना। उसके बाद 5th करंट अफेयर आपका जाता है कि अभी न्यूज़ में क्या है, प्रेसिडेंट मुर्मू जी इन्होंने पद्म अवार्ड दिए हैं। कितने दिए हैं दोस्तों ने ध्यान रखिएगा, 71 अवार्ड्स दिए हैं। इस बार कुछ मतलब अनसंग हीरोज़ को भी दिया गया है। इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। आज हम लोग सिर्फ स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करेंगे। पद्म अवार्ड्स कितनों को दिया है? 71 को दिया है, मतलब 4 जो पद्म विभूषण है, 10 जो है भूषण है, पद्म भूषण है, और 57 जो है पद्मश्री है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आज अवार्ड्स के बारे में ये जान लेते हैं, मेन अवार्ड। जैसे कि पहला अवार्ड हो गया आपका 2 तरह के, जैसे एक सिविलियन अवार्ड होता है, एक गैलेंट्री अवार्ड होता है। हम लोग पहले सिविलियन अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। सिविलियन अवार्ड क्या होता है, ठीक है। सिविलियन अवार्ड जैसे कि मतलब 2 कैटेगरी है इसमें, एक तो भारत रत्न है, ठीक है। भारत रत्न इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, जो सिविलियंस को दिया जाता है, सर्टिफिकेट प्लस मेडल। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये सिविलियन अवार्ड में कोई भी प्राइज मनी नहीं होती है, चाहे पद्म अवार्ड हो या भारत रत्न हो। इनमें कोई भी अवार्ड में मतलब आपको पैसे नहीं दिए थे या प्राइज मनी नहीं होता, नो मॉनिटरी ग्रांट गिवन इन बोथ, मतलब भारत रत्न हो चाहे पद्म अवार्ड हो, ठीक है। रिकमेंड कौन करता है? ये पीएम करते हैं रिकमेंड, किसको? प्रेसिडेंट जी को करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ही मिल सकता है भारत रत्न, ठीक है।
स्टार्ट कब हुआ था 1954 में, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आया था पद्म अवार्ड, ये कब स्टार्ट हुई, ये भी 1954 में ही स्टार्ट हुए थे। अनाउंस हर साल किया जाता है ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है दोस्तों। अब इसकी कैटेगरी देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा अवार्ड है इसमें, पद्म अवार्ड में पद्म विभूषण हो गया, उसके बाद पद्म भूषण हो गया, उसके बाद पद्मश्री हो गया। इसको भी रिकमेंड करते हैं, मतलब एक कमेटी बन बैठती है पद्म अवार्ड्स के लिए, उस कमेटी का नाम है पद्म अवार्ड कमेटी, जिसको चेयर करते हैं पीएम जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हर साल, ठीक है, कंस्टिट्यूट किया जाता है हर साल पीएम जी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए रिकमेंडेड हो गया। अब ये ध्यान लीजिए कि पद्म अवार्ड्स क्या कभी सस्पेंड भी हुए थे? हाँ दोस्तों, पद्म अवार्ड 2 बार सस्पेंड हुए थे, एक तो 1978 से 79 तक और 1993 से 1997 तक, ठीक है। अब इसकी भी एक कंडीशन है, पद्म अवार्ड्स मैक्सिमम एक साल में 120 लोगों से ज़्यादा को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड कैटेगरी आ जाता है गैलेंट्री अवार्ड्स। ये आप गैलेंट्री से आप समझ रहे हैं, मतलब जो आर्मी या फिर नेवी या एयरफोर्स या फिर अदर कोई रिजर्व फोर्सेस है उनके लोगों को दिया जाता है वीरता के लिए। इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक है दोस्तों वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जो कि मतलब 26 जनवरी 1950 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और एक है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जिसको 4 जनवरी 1952 में इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये हर साल 2 बार अनाउंस होते हैं, ठीक है, एक रिपब्लिक डे पे, एक इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। अब इसका कर्म जान लीजिए, ये मतलब 7 तरह के हैं। पहला जो है आपका परमवीर चक्र है, जो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद अशोक चक्र है, फिर उसके बाद आ जाता है महावीर चक्र है, महावीर चक्र के बाद आ जाता है कीर्ति चक्र है, कीर्ति चक्र के बाद आ जाता है वीर चक्र है, वीर चक्र के बाद आ जाता है शौर्य चक्र। ये 7 है, ठीक है, 7 नहीं, ये 6, टोटल 6 हैं दोस्तों, है ना, टोटल 6, ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी तो पहला तो यही कि मतलब जो भी मतलब फोर्सेस हैं या टेरिटोरियल आर्मी हो गया, रिजर्व फोर्सेस हो गए ना, इसके मतलब लोगों को दिया जाता है उनकी बहादुरी के लिए, है ना। और दूसरा आ जाता है मतलब कुछ लोग अगर सिविलियंस, ये जैसे ये देखिए, सॉरी दोस्तों ऊपर नहीं किया मैंने, हाँ, पहला मतलब एलिजिबिलिटी उनके लिए है जो ऑफिसर्स हैं, हर रैंक का कोई भी हो, मतलब इन्हीं मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया या रिजर्व फोर्सेस या टेरिटोरियल आर्मी। और दूसरा उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकी मदद किया हो, प्रोवाइड्स नर्सिंग सर्विसेज अंडर एनी ऑफ द अबव सर्विसेज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों, 6 करंट अफेयर आपका सूदी रमन कप टूर्नामेंट 2000, इसमें बस इतना ध्यान रखिए ये कहाँ हो रहा है, जियामेन चाइना में हो रहा है। और बस ये ध्यान दीजिए किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। बाकी ये किसके अंडर मतलब किसके द्वारा किया जाता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी और हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, मलेशिया। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेन ध्यान इतना रखिए रिलेटेड टू किस मतलब गेम है, तो ये है बैडमिंटन, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल डांस डे, ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन मनाया था, 29 अप्रैल को। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये दोस्तों यूनेस्को के इंटरनेशनल डांस कमेटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद 8th करंट अफेयर आ जाता है प्लेटिनम रिकॉग्निशन, एक ये ऑनर है, ये हाईएस्ट ऑनर है दोस्तों, है ना। ये 8th करंट अफेयर हाईएस्ट ऑनर है, किसके द्वारा, किसके मतलब किस कैटेगरी में, ग्रीन एयरपोर्ट 2025 की कैटेगरी में दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है, ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1991 में हुआ था और हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और ये किसको दिया गया इस बार, हुबली एयरपोर्ट, जो कि कर्नाटक में, ध्यान रखिए सबसे हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है। उसके बाद 9th करंट अफेयर आ जाता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रैंकिंग दी गई है फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 तक, मतलब अच्छे कामों के लिए, सोशल वर्क के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, या फिर मतलब समझिए सोशल वर्क के लिए जो दिया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो देना जरूरी होता है, मतलब कंपलसरी कर रखा है सरकार ने कानून के तौर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेंडिंग में अगर देखेंगे तो एचडीएफसी नंबर 1 पे है, जिसने सारे सोशल वर्क के लिए सबसे ज़्यादा, कॉर्पोरेट सोशल वर्क के लिए सबसे ज़्यादा खर्च किया। उसके बाद रिलायंस है, उसके बाद थर्ड है आपका टीसीएस। अब सीएसआर तो मतलब जान लीजिए आप, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके द्वारा क्या है कि कंपनीज को अपनी मतलब साल भर की मतलब जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ एक शेयर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी या इन्वायरमेंट के लिए देना पड़ता है, ठीक है, कंपलसरी है दोस्तों, ये देना ही पड़ेगा। अगर एज पर इंडियन लॉ देखेंगे तो वो कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट लास्ट 3 साल में 5 करोड़ से ज़्यादा रहा हो, तो अपनी ईयरली प्रॉफिट का 2%, मिनिमम 2% शेयर उसको सीएसआर के लिए खर्च करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। ये जो लागू हुआ था दोस्तों, ये 2014 में लागू हुआ था और कंपलसरी बना दिया गया था अंडर, मतलब किसके अंडर में, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है आपका करंट अफेयर 10th करंट अफेयर क्या है कि गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाएगी। जैसे हम लोग जानते हैं बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं 2025, है ना। तो उसके मतलब इनॉग्रेशन में, तो उसमें क्या है कि मधुबनी पेंटिंग को दिखाया गया 18.69 मीटर स्क्वायर, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सिंगिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, 375 मॉन्क, अलग अलग जगह के मॉन्कों ने एक साथ इकट्ठा होकर बोधि ट्री के नीचे बोध गया में सिंगिंग बॉल एनसेम्बल को गाया, मतलब किया, मतलब एक तरह से मतलब बहुत ही प्लेजेंट साउंड होता है, बहुत अच्छा साउंड होता है। जैसे मतलब कोई एक बॉल ले लिए और एक मतलब वो एक छड़ी या कुछ होता है, उसकी तरह ऐसे ऐसे करते रहेंगे, बहुत ही बढ़िया साउंड निकलता है, उसी को एक साथ किया है। तो यही गिनीज बुक रिकॉर्ड है, दोनों के दोनों बिहार में हुआ है, ठीक है। उसके बाद 11th करंट अफेयर आपका जाता है पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना जो है, पीएम की फुल फॉर्म देखेंगे मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये फुल फॉर्म हो गया। ये किस लिए लाया गया था, मतलब इस सेक्शन में, मतलब टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में नौकरियों को मतलब बढ़ाने के लिए और इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इंडिया में इस योजना को लाया गया था। इसके अंतर्गत 7 मतलब मित्र पार्क बनने थे, है ना, बनेंगे, ठीक है, और बन भी रहे हैं, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था इनॉग्रेट, मोदी जी हमारे पीएम जी के द्वारा किया गया था 7 अक्टूबर 2022 को। और किसके अंडर में, नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 के द्वारा, है ना, बूस्ट करने के लिए। बजट कितना रखा गया था, 4445 करोड़ रखा गया था अगले 7 साल के लिए, 2027-28 तक, ठीक है। इसके तहत 2 तरह के प्रोजेक्ट हैं, एक है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, जिसमें कम से कम नहीं तो मतलब 800 करोड़ तक मतलब हर पार्क में खर्च किया जाएगा, और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए तक हर पार्क के लिए खर्च किया जाएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, आप समझ सकते हैं दोस्तों, है ना।
उसके बाद इसके अंदर मैंने बताया आपको 7 पार्क बनेंगे। तो 7 पार्क में पहला जो है लखनऊ, ये ग्रीन, मतलब ये जान लीजिए इसमें 2 ब्राउन फील्ड है। ब्राउन फील्ड आप जान लीजिए पूछ सकते हैं। ब्राउन फील्ड में आपका आ जाता है कि वारंगल तेलंगाना, ठीक है। अब जैसे तेलंगाना से आप ध्यान रखिए, तेलंगाना तेल होता है, तेल ब्राउन ब्राउन टाइप का होता है ना, याद रखिएगा ट्रिक के हिसाब से, है ना। उसके बाद आपका सेकंड ब्राउन फील्ड हो जाता है अमरावती, है ना, ये भी ब्राउन फील्ड है। यही 2 है, बाकी सबके सब ग्रीन फील्ड है। बाकी ग्रीन फील्ड वाले कौन से हैं? लखनऊ हो गया, नवसारी गुजरात में हो गया, विरुधुनगर हो गया, ये आपका तमिलनाडु में हो गया, धार हो गया एमपी में हो गया। उसके बाद आपका कौन सा है, ये है कालबुर्गी कर्नाटका में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका 12th आ गया है लेबियो उरू एंड लेबियो चिकड़ा। ये दोनों की दोनों फिश की कैटेगरी है, मतलब स्पीसीज है, जो कि मतलब ICAR के NBFGR मतलब जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा खोजी गई हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। स्पीसीज ऑफ फिश है डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट, ठीक है। उसके बाद 13 करंट अफेयर आपका जाता है महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी। ये इंडिया का एकमात्र और पहला वुल्फ सेंचुरी है, और ये मतलब झारखंड में है, झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, और ये कंजर्वेशन ऑफ ग्री वुल्फ है, ठीक है, एकमात्र है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के करंट अफेयर यही थे। हाँ, एक प्लेसेस की न्यूज़, रुकिए मैं खोल लेता हूँ ना, आप लोग भी एटलेस खोल लीजिए, ठीक है। प्लेसेस की न्यूज़ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों रवांडा कहाँ है। जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे, ये हमारा प्यारा भारत महान है, ठीक है। प्यारा भारत महान से हम लोग जाएंगे इस साइड अफ्रीका कंटिनेंट की तरफ। तो अफ्रीका कंटिनेंट में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपका दोस्तों, ये है आपका रवांडा, ठीक है। ये रवांडा है, ठीक है दोस्तों, यही रवांडा है आपका, है ना। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है दोस्तों किगाली। अब अगर आप देखेंगे एक तरह से ये लैंडलॉक कंट्री है ना, और आप ये थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मतलब थोड़ा सा बस इसके नॉर्थ साउथ में बाउंड्री आप सोच लीजिए कौन सी है। ग्रेट रिफ्ट वैली, यहाँ पे जो ये वाले पोर्शन है ना, आप देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। मोजाम्बिक से यारी से मतलब इधर से ग्रेट रिफ्ट वैली चलती है, ईस्ट अफ्रीका की तरफ में ही है, ठीक है। इसी के बीच में ये है। अब अगर आप देखेंगे इसी में, अगर आप देखेंगे तो वेस्ट में इसके DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, और नॉर्थ में उगांडा है, ये नॉर्थ में उगांडा हो गया। उसके बाद ईस्ट में अगर आप देखेंगे तंजानिया, ये देखिए ये ईस्ट में तंजानिया हो गया, और लास्ट में अगर आप देखेंगे साउथ में, तो साउथ में आपका बुरुंडी होगा, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट, बाकी तो इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, एक मिनट ये वाला लेते हैं, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं कल, हाँ।